तो देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक है हमारा क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी, या हम इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, तो सबसे पहले हम इसे डिफाइन कर लें। तो देखो बच्चों, अगर हम इसकी डेफिनेशन में देखें तो ये है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from the valency cell of an isolated gaseous atom in ground state and resulting in the formation of cation means positive ion। समझ गए बच्चों कि एक एलिमेंट का एटम ऐसा लिया जाए जो गैसियस स्टेट में है और उसके कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड ना हो, मतलब वो ग्राउंड स्टेट में हो, तो इस एटम से, इस गैसियस एटम के बैलेंसी सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, वही क्या कहलाती है बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी। बात समझ गए ना कि गैसियस आइसोलेटेड एटम की ग्राउंड स्टेट में उसके बैलेंसी सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए या इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उसे हम बोलते हैं क्या बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी। सपोज ये हमारे पास एक गैसियस एटम है, हमने उसको आयोनाइजेशन एनर्जी दी, वो कैटाइन में चेंज हो गया एटम और ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर हो गया। तो ये जो एनर्जी आई लिखा है इसी को हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि जो एनर्जी मेजरमेंट होता है आयोनाइजेशन के लिए वो एक कांस्टेंट प्रेशर में होता है और इसकी जो यूनिट होती है वो है किलो जूल पर मोल में। मतलब एक मोल गैसियस आइसोलेटेड एटम्स, ठीक है, से इलेक्ट्रॉन निकालकर उसे मोनो पॉजिटिव आयन में चेंज कर दिया जाए तो जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी हम उसे ही बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे लिथियम है, लिथियम का एक मोल लिया जाए और उसे 5 to 0 किलो जूल एनर्जी दी जाए तो सारे के सारे लिथियम एटम्स जो है एक मोल में वो कैटाइन में चेंज हो जाएंगे और इस तरह से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर हो जाएंगे। तो हम ये कहेंगे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम 5 to 0 किलो जूल पर मोल है। समझ गए बच्चों? और अगर हमें एक एटम को लिया जाए और उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए आइसोलेटेड स्टेट में तो जितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी लगेगी उसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। मतलब कई जगह आपको आयोनाइजेशन एनर्जी की जगह आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी लिखा होता है। तो मैं यहां लिख दूं कि जैसे ये है, ठीक है, लिथियम, ठीक है, गैसियस स्टेट में और प्लस यहां पर एनर्जी दी गई और ये एनर्जी है मान लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हम लिथियम की लें तो ये होती है 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम यहां लिखें 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये चेंज हो गया लिथियम गैसियस साइन में, तो ये कहलाएगा आयोनाइजेशन, ठीक है बच्चों, पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू होगी 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो हम चाहें तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल को आयोनाइजेशन एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं आगे एक रिलेशन बताऊंगा आपको कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इक्वल टू कितना किलो जूल पर मोल में होता है। तो अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल लिखा है बच्चों तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिखी है तो किलो जूल पर मोल में होती है। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। फिर देखो बच्चों, अब आता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज का मतलब है कि एटम से एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकाले जाए। जैसे पहला निकाला जाए, फिर दूसरा निकाला जाए, फिर तीसरा निकाला जाए। तो जब इस तरह से एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हम एटम से निकालते हैं तो इसमें जो एनर्जीज यूज होती हैं उनको बोला गया है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी IE1, तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम। समझ गए बच्चों कि जब एक न्यूट्रल एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा उसे हम बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी।
फिर आता है सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कि जब आपने एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया उसके बाद फिर नेक्स्ट एटम, ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, मतलब एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया, फिर वो एक कैटाइन में बदल गया, इस मोनो पॉजिटिव कैटाइन से फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला जाए एक और, तो वो कहलाएगा, उसमें जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा उसे हम बोलते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी IE2। इसी तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह की एनर्जीज होती हैं। जैसे यही है कि ये आइसोलेटेड एटम था, फिर आपने उसको एनर्जी दी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और इस तरह से ये गैसियस कैटाइन में चेंज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये कहलाएगी इसमें फर्स्ट आयोनाइजेशन हो गया, है ना। फिर ये जो कैटाइन बना है, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद मोनो पॉजिटिव कैटाइन, अब इसमें और एनर्जी दी जाए इतनी कि वो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकला है, मतलब सेकेंड आयोनाइजेशन हो जाए। इसी तरह से एक दो जब इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब डाई पॉजिटिव जो कैटाइन है उसे और एनर्जी दी जाए, तो अब जो एनर्जी लगेगी वो क्या है बच्चों, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। और इस तरह से ये थर्ड आयोनाइजेशन हो गया। तो ये जो एनर्जीज लग रही हैं एक के बाद एक के बाद इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, इन्हीं को बोला गया है बच्चों क्या, यहाँ पे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ध्यान रखना है कि इनकी वैल्यू इस ऑर्डर में बढ़ती है, फर्स्ट से ज़्यादा सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड से ज़्यादा थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब यही लिखा है कि द आयोनाइजेशन एनर्जीज गो टू इंक्रीजिंग फॉर सक्सेसिव रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गए बच्चों कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स निकालते जाओगे ये आयोनाइजेशन इंथैल्पीज बढ़ती जाएंगी। ऐसा क्यों है, बिकॉज न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजिंग ऑन, ठीक है, लेफ्ट इलेक्ट्रॉन्स जो बचे हुए हैं विद रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे आपने इलेक्ट्रॉन निकालते गए तो इस तरह से बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें न्यूक्लियर अट्रैक्शन लगातार क्या होता जाता है बच्चों, बढ़ता जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आर हेल्ड मोर टाइटली बाय न्यूक्लियस एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स डिफिकल्ट। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे निकलते जाएंगे बचे हुए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में आगे मतलब टाइट होते जाएंगे, बंधते जाएंगे, मोर टाइटली होते जाएंगे, और फिर उनका रिमूवल इसीलिए क्या होता जाएगा बच्चों, डिफिकल्ट होता जाता है। जैसे एक एग्जांपल से समझो, ये है एल्यूमिनियम, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, IE था 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है, फिर मोनोपॉजिटिव आयन बन गया, फिर अगला इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो आप देख रहे हैं लगभग ट्रिपल टाइम्स एनर्जी लग रही है, ये है IE2, फिर दो पॉजिटिव हो गए चार्ज, अब इसके बाद नेक्स्ट निकाला जाए तो 24.8 थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, और फिर ये है फोर्थ एकदम से बढ़ गई बच्चों, देखो आप 24.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से सीधा 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्यों हुआ, इस अब्रप्ट चेंज क्या बताता है, इसे हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये हैं इनकी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज। अब आप चाहें तो ये तो मैंने इनके आयोनाइजेशन पोटेंशियल लिखे हैं बच्चों, या IP, बल्कि मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, ये कहलाएगा, ठीक है बच्चों, IP1, तो ये कहलाएगा क्या, इसे हम कह सकते हैं IP2, ठीक है, ये है IP3, और ये क्या है IP4। तो इस तरह से ये इनके आयोनाइजेशन पोटेंशियल लिखे हुए हैं। और अगर आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये क्या है आपके पास, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इसे आपको आयोनाइजेशन किस में चेंज करना है, आयोनाइजेशन एनर्जी में, तो ये ले सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इक्वल टू 96.49 किलो जूल पर मोल, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इक्वल टू 23.06 किलो कैलोरी पर मोल। अब आप किसी का भी, जैसे लिथियम है, ठीक है, यहीं पे देखो आप, जैसे लिथियम का IP कितना है 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैं कहूँ IE कितना हो जाएगा, तो 5.4 इंटू 96.49, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये देखो कितना आ जाएगा, जो अभी लगभग आपने देखा था 520 के आसपास आ रहा था ये, और ये हो जाएगा हमारे पास 5.4 इंटू क्या है बच्चों, ये 96.49, तो ये आ गया 5 to 1.04 किलो जूल पर मोल, जबकि ये किस में था, पर एटम में। तो इस तरह से अगर आपको कहीं आयोनाइजेशन पोटेंशियल दे रखा है तो उसका ऑर्डर अच्छे से देख सकते हैं, या फिर उसको हम एंथैल्पी में चेंज करके भी
ऑर्डर देखेंगे जैसे वेरिएशन में दिखाई देता है। तो इस तरह से कई जगह आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल दे रखे होते हैं, कहीं जगह एंथैल्पी, तो ये कंफ्यूज ना हो, ये पर एटम की एनर्जी को बता रहा है आयोनाइजेशन को, और ये पर मोल में। ओके, इस तरह से आप चेंज करके किलो कैलोरी में आंसर ला सकते हैं, किलो जूल में। यहां तक बात क्लियर हो गई कि ये था हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखो बच्चों, फिर आता है कि वेरिएशन क्या आता है। वेरिएशन मीन्स कि जब हम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में या पीरियड में चलते हैं तो ये जो आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं इनका किस तरह से चेंज आता है, ग्रुप में किस तरह चेंज होती हैं ये, ठीक है, पीरियड में किस तरह से चेंज होती हैं। तो एक एक करके देखते हैं। जैसे पहला है ग्रुप में, तो आप देखोगे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज एटॉमिक साइज ऑफ एटम। हम जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं बच्चों, तो आयोनाइजेशन एनर्जी लगातार डिक्रीज होती है। समझ गए ना, क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगी उस पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन लगातार क्या होता जाएगा, कम होता जाता है। और यही रीजन है कि हर एक ग्रुप में इस तरह से वेरिएशन दिखाई देता है। जैसे लिथियम से हम सीजियम तक चल रहे हैं, साइज लगातार एटॉमिक साइज बढ़ रही है। तो ये देखें, लिथियम का 5.4 है, सोडियम का 5.1 है, पोटासियम का 4.3 है, रुबिडियम का 3.9 है, सीजियम का 3.0 है, और नीचे चले जाएं तो और भी कम होता जाएगा। तो इस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है बच्चों, ग्रुप में डिक्रीज हो रही है, क्योंकि साइज बढ़ने से जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन के प्रति वो कम हो जाता है। ये मैंने आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू लेके बता दी। फिर हम आते हैं पीरियड में। तो जनरली आप पीरियड में देखोगे, ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि साइज डिक्रीज होती है बच्चों, एटॉमिक साइज, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन या जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन लगातार बढ़ता जाता है। और यही रीजन है कि किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलोगे तो ये बढ़ता जाएगा। जैसे लिथियम का 5.4 है, फिर बेरिलियम का 9.32 है, बोरॉन का 8.3 है, कार्बन का 11.3 है, और इस तरह से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन तक लगातार बढ़ता जा रहा है। जीरो ग्रुप में सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाने का रीज़न है इनमें बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलना। यहाँ वेरिएशन दिखाई दे रहा है बच्चों, देखो यहाँ एक्सेप्शनली रीजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में दिख रहा है, ठीक है, बेरिलियम और बोरॉन में दिख रहा है। इसका भी हम रीज़न आगे बताते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर है कि ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है क्योंकि साइज बढ़ने से न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होता है। पीरियड में ये बढ़ता है क्योंकि साइज घटने से न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता है बच्चों। अब हम आ जाते हैं फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं बच्चों, इस आयोनाइजेशन एनर्जी को चेंज कर देते हैं। जैसे पहला है आयोनाइजेशन साइज ऑफ एटम। तो जितना बड़ा साइज ऑफ एटम होगा, ध्यान रखें, आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी। और यही रीजन है कि ग्रुप और पीरियड में आप देख रहे हैं कि ग्रुप में साइज बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही थी, और पीरियड में साइज घटने से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही थी, जो कि हमने पीरियोडिसिटी में देखा इसका एग्जाम्पल, तो वो यहाँ याद कर सकते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। अगर आपको, समझ गए ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया गया हो और उसके बेस पर आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखना है, तो ध्यान रखें कि आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कि एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो जितने ज़्यादा स्टेबल होंगे, ध्यान रखें, आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही अधिक होंगी, चाहे उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम या ज़्यादा कैसे भी हों। जैसे इसका एक बता दूं, ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स का या कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, का ऑर्डर है स्टेबिलिटी का, कि कौन सबसे ज़्यादा, 1s2 इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, मीन्स इनको निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी। फिर p6 होता है बच्चों, चाहे वो 2p6 हो चाहे 3p6 हो, मतलब सेम क्वांटम नंबर। यहाँ पर जो है ये इतना ऑर्डर जो है फॉर यहाँ पर सेम, ठीक है, क्वांटम नंबर, मतलब कौन सा क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ गए बच्चों, ये है यहां से कि 2 के लिए ले लें हम, तो इस तरह से 1s तो 2s वाले सारे ऑर्बिटल से ज्यादा एनर्जी रखता है, 1s2, फिर p6, 2p6, फिर 2p5, फिर 2p3, फिर 2p4 बच्चों, क्योंकि ये हाफ फिल्ड है। ये क्या है बच्चों,
हाफ फिल्ड बहुत ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी स्टेबल होते हैं, इसीलिए P3 कॉन्फ़िगरेशन का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो P4 से ज़्यादा है। ऐसे ही फिर आते हैं P2 आ जाएगा, फिर S2 और P1 में, तो P1 से ज़्यादा एनर्जी लगेगी S2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में और सबसे कम आ गई S1 में। अब देखो कैसे समझते हैं, जैसे हीलियम का 1s2 है तो ये सबसे ज़्यादा एनर्जी रखेगा, फिर नियोन का P6 है, 2p6 है ना यहाँ पर, तो यहाँ देख रहे हैं आपकी 2p3, 2p4, 2p2, 2s2, 2p1 और 2s1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको एक्सेप्शन इजी समझ में आ जाएगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक्सेप्शन क्यों आया है। तो देखो अगर फ्लोरीन तक तो सही है क्योंकि प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं तो P5 की स्टेबिलिटी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम P3 और P4 की बात करें तो ये हाफ फिल्ड है बच्चों और ये पार्शियली फिल्ड है, तो P3 मोर स्टेबल देन P4। तो नाइट्रोजन का यही रीजन है कि नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन से कहीं ज़्यादा हो जाती है। फिर कार्बन आ गया इसके बाद, फिर बेरिलियम और बोरॉन में देखो 2s2, एक तो पेनिट्रेट मोर पेनिट्रेट इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम में और ये 2p1 है, तो p की से ज़्यादा एनर्जी ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेगा और यही रीजन है कि बेरिलियम का बोरॉन से ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है। और फिर जाके लिथियम आ गया सबसे कम एनर्जी में। बात समझ के क्लियर है। अगर मान लो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें कि जब इन एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए और इसके बाद क्या ऑर्डर आएगा, तो ध्यान रखें पहले आप इनके कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाएं, जैसे लिथियम प्लस 1s2 बचेगा कॉन्फ़िगरेशन जो बिल्कुल हीलियम जैसा हो गया, नियोन 2p सोडियम आयन, 2p6 नियोन, 2p5 तो सोडियम प्लस का जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी आप देख रहे हैं प्लस की वो इतनी ज़्यादा होगी, मतलब नियोन से भी ज़्यादा P5। फिर ऑक्सीजन P3 हो गया और फ्लोरीन P4 हो गया, तो ऑक्सीजन की ज़्यादा हो जाएगी बच्चों और फ्लोरीन का कम। नाइट्रोजन में 2p2 बचेगा जो फ्लोरीन से नीचे जाएगा। ऐसे बोरॉन का 2s2 हो जाएगा और कार्बन का 2p1, तो हम जानते हैं 2s2 मोर स्टेबल देन 2p1। और फिर सबसे कम रह जाएगी बेरिलियम प्लस की ये। ठीक इसी तरह का ऑर्डर आप किस में देख सकते हैं बच्चों, अगर आपको यहाँ पर जैसे लिथियम लिखा है ना, तो अगर आपको इसके नीचे का ऑर्डर देखा जाए तो यहाँ Na प्लस, ठीक है, फिर यहाँ पर आर्गन प्लस आ जाएगा बच्चों, ठीक है, फिर यहाँ पर सल्फर प्लस का आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्लोरीन प्लस का आ जाएगा, फिर यहाँ पर फॉस्फोरस प्लस का आ जाएगा, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम प्लस का आ जाएगा, कार्बन के नीचे सिलिकॉन प्लस का आ जाएगा, फिर किसका आ जाएगा Mg प्लस का। तो अब चाहे सेकंड के बाद थर्ड देख लो, आपको अगर सिर्फ इतना स्टेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन पता है तो आप बहुत इजी बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा बच्चों, ठीक है, और किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक्सेप्शनल नेचर का रीजन समझ में आ गया होगा। बेरिलियम और बोरॉन का भी और दूसरा रीजन भी बता दे रहा हूँ। बेरिलियम और बोरॉन में देखो पेनिट्रेशन इफेक्ट, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड टूवर्ड न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग को हम क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस की तरफ जितना ज़्यादा अट्रैक्ट होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पेनिट्रेशन इफेक्ट। और सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट जो ऑर्बिटल्स हैं वो है s, अगर यहाँ पर n क्या हो बच्चों, सेम हो, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम रखा जाए तो 2s सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, मतलब न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा नियरेस्ट होगा, फिर उससे थोड़ा दूर 2p होगा, उससे d और उससे f। तो इस तरह से हम ये कहें कि ये ऑर्बिटल्स हैं, तो आप देख रहे हैं s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे नियरेस्ट होता है और यही सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट ऑर्बिटल माना जाता है। अब अगर हम बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2, तो 2s2 मोर पेनिट्रेट इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मींस न्यूक्लियस के ज़्यादा नियरेस्ट है तो उस पर ज़्यादा अट्रैक्शन है और यही रीजन है। और बोरॉन में 2p में इलेक्ट्रॉन है तो ये थोड़ा लेस पेनिट्रेट है, तो यही रीजन है कि बेरिलियम का जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बोरॉन से ज़्यादा हो गई। ठीक इसी तरह Mg की Al से ज़्यादा हो जाती है, तो इसका रीजन यही है बच्चों, समझ गए ना, पेनिट्रेशन इफेक्ट। फिर आता है चार्ज ऑफ आयनिक स्पीसीज। अगर आपको अलग अलग आइंस दे रखे हैं, कैटाइन, एटम और एनाइन सेम एलिमेंट के लिए, तो ध्यान रखें कि अगर सेम एलिमेंट है, ठीक है बच्चों, तो सेम एलिमेंट में आप देखेंगे कि जो कैटाइन होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, मतलब कैटाइन से इलेक्ट्रॉन निकालना एटम से ज़्यादा डिफिकल्ट है और एटम से इलेक्ट्रॉन
जो एनाइन से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे इजी होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, वो चाहेगा निकल जाए। तो यही रीजन है कि सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी कैटाइन की होगी, फिर एटम की, और फिर उससे कम एनाइन की। यहाँ तक बात क्लियर है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी तो किसी भी स्पीसीज की हो सकती है, जरूरी कि न्यूट्रल एटम हो, एनाइन, कैटाइन, ऑक्साइड, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कैटाइन की सबसे ज़्यादा, फिर एटम की, और फिर एनाइन की। यहाँ तक बात समझ गए। फिर आता है सील्डिंग इफेक्ट बच्चों। सील्डिंग इफेक्ट का मतलब है रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स, ठीक है, कि जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में लगने वाला, या ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑर्बिट हो गई, या हम ऑर्बिट भी लिख सकते हैं कि ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या ऑर्बिटल्स, उनमें जो रिपल्सन लगता है उसे बोलते हैं सील्डिंग इफेक्ट। ध्यान रखें, सील्डिंग इफेक्ट बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन को हटाता है, और जब सील्डिंग इफेक्ट बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन को हटाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ अगर आपको सील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा सील्डिंग इफेक्ट एस का होता है, फिर पी का, उससे डी और एफ। मतलब जितना बड़ा ऑर्बिटल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन उतनी दूर दूर फैल जाएंगे और रिपल्सन कम हो जाता है बच्चों। तो अगर आपको सील्डिंग इफेक्ट की बात करें एस, पी, डी और एफ, तो सबसे ज्यादा सील्डिंग इफेक्ट एस इलेक्ट्रॉन में होता है। ड्यू टू दिस इफेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस इन लैंथेनॉइड एलिमेंट्स फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेशियम। तो क्या होता है बच्चों कि अगर लैंथेनॉइड एलिमेंट्स में आप देखोगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल्स में जाता है, और एफ ऑर्बिटल का साइज बहुत बड़ा है, ऐसे में उसका सील्डिंग इफेक्ट कम हो जाने के कारण न्यूक्लियर अट्रैक्शन लगातार इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ता है, कहां से, सीरियम से ल्यूटेशियम तक। और यही रीजन है कि लैंथेनॉइड एलिमेंट्स में आपको वहां दिखेगा आयोनाइजेशन एनर्जी लगातार सीरियम से ल्यूटेशियम तक बढ़ती है। तो उसका रीजन है लो सील्डिंग या पुअर सील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल्स। तो यहां तक बात समझ गए अच्छी तरह से। फिर हम आ जाते हैं एप्लीकेशन। इसके दो तीन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखो बच्चों जो बहुत ही काम आएंगे। जैसे पहला एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ बैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन एटम। आपको किसी भी एटम में कितने बैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, तो इसको हम सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज से देख सकते हैं बच्चों। किससे देख सकते हैं? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी से। तो आप देखोगे कि यदि इसका रीजन मैं बता दूं कि इफ सक्सेसिव एनर्जी अब्रप्टली इंक्रीज, मतलब अगर आप सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी हैं और कहीं एकदम से अब्रप्ट चेंज आता हुआ दिखाई दे आपको, तो समझ जाओ कि दिस सो लास्ट इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम इनर्ट गैस कोर, मींस NS2NP6। thus the total electrons, जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं बच्चों, रिमूव्ड अप टू फॉर्मेशन ऑफ इनर्ट गैस कोर इक्वल्स टू बैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम। बात समझ गए बच्चों कि अगर आपको सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज दे रखी हैं, जहां से जो सक्सेसिव एनर्जी एकदम बढ़ जाए, तो ये समझ लो आप कि वहां से इलेक्ट्रॉन अब इनर्ट गैस कोर मींस NS2NP6 कॉन्फ़िगरेशन से निकल रहा है, और इस इनर्ट गैस कोर के बनने तक जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं वही कहलाएंगे उसके बैलेंसी इलेक्ट्रॉन। जैसे देखो मैग्नीशियम का पहला इलेक्ट्रॉन निकाला 7.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला 15.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा, Mg2+ बन गया। फिर देख रहे हैं आप जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है Mg से तो एक अब्रप्ट चेंज आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस मैग्नीशियम में केवल दो ही इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बैलेंसी सेल में थे। इसके बाद इसमें क्या हो गया है बच्चों कि यहां पर आप देखोगे कि ये है 2s2 और ये क्या हो जाएगा 2p6 कॉन्फ़िगरेशन। मींस ये किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया? नियॉन का। अब नियॉन से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी नहीं है, और यही चीज रीजन है कि अब्रप्ट चेंज आया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम में दो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन थे। ठीक इसी तरह से अगर हम एल्यूमिनियम में चले जाएं, तो एल्यूमिनियम में जब आप जाओगे तो एल्यूमिनियम में देखो आप, ठीक है, कि यहां पर है बैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो एल्यूमिनियम में आप देख रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अब्रप्ट चेंज आ रहा है बच्चा बताओ। तो देखो पहला निकला है कोई खास चेंज नहीं, आज 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरा निकला कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तीसरा निकला, लेकिन चौथे में एकदम से दिख रहे हैं आप इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस आ गया। तो यहां अब्रप्ट चेंज दिखाई दे रहा है। ये क्या दिख रहा है आपको? अब्रप्ट चेंज। तो यहां तक अब्रप्ट चेंज होने तक, यहां तक आपने देखा कितने इलेक्ट्रॉन निकले, देखो 1, 2 और 3। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्यूमिनियम कितने हो गए बच्चों? उसमें ये हो गए कुल मिला के एल्यूमिनियम में कितने हो गए तो बताएं आप। तो ये हो जाएंगे हमारे पास कितने? 3। तो इस तरह से आपको अगर अलग अलग
एलिमेंट्स मतलब किसी भी एक एटम के इस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जीज देख के अगर आपको लगता है कि एक अब्रप्ट चेंज दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो आप वहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं। फिर आता है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो बच्चों, ये देखा गया कि डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी आगे और पीछे का, ये डिफरेंस 11.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, और अगर ये डिफरेंस इतने से ज़्यादा है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो। मीन्स इससे कम है तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे और हायर स्टेट तक पहुंच जाएंगे, लेकिन डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है आगे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। और अगर इन दोनों के बीच का लिमिट में आता है तो वहां डिस्प्रपोर्शनेशन शो करता है। देखो जैसे मैग्नीशियम से मैग्नीशियम प्लस बना 7.6, मैग्नीशियम 1 प्लस से 2 प्लस बना 15.0। तो अब हम यहाँ डिफरेंस लें 15 और 7.6 7.4, तो Mg1 प्लस और Mg2 प्लस में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? Mg2 प्लस। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंस 11.0 से नीचे का है। तो Mg1 प्लस और Mg2 प्लस में कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ बच्चों? Mg2 प्लस। फिर Mg2 प्लस और Mg3 प्लस में कौन स्टेबल होगा? तो ये डिफरेंस निकाल के देखो, 18.14 है और ये 15 है, तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 प्लस बनना आसान है लेकिन 3 प्लस बनना बहुत टफ है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे भी बता रहा है कि Mg2 प्लस Mg3 प्लस से ज़्यादा स्टेबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरी रिएक्शन से या पूरे आयोनाइजेशन से पता चल रहा है कि Mg2 प्लस मोर स्टेबल देन 1 प्लस एंड 3 प्लस। यहाँ तक बात समझ गए? तो इस तरह से हम जिन दो स्टेट का स्टेबिलिटी बताना है, उन दोनों स्टेट के बनने की आयोनाइजेशन एनर्जीज का क्या लेना है बच्चों? डिफरेंस। जैसे यहाँ 1 प्लस और 2 प्लस में कौन है, तो हम 1 प्लस के बनने का और 2 प्लस का डिफरेंस ले लेंगे। तो कोई खास डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब 1 प्लस इजी 2 प्लस में चाहिए। अब हम यहाँ 2 प्लस और 3 प्लस में लेना है, तो हम 3 प्लस के बनने और 2 प्लस के बनने का एनर्जी डिफरेंस ले लेंगे। और इस तरह से आपने बता दिया कि Mg2 प्लस स्टेबल देन 3 प्लस एंड 1 प्लस। इसी तरह से और भी होते हैं बच्चों, जैसे रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एलिमेंट बताना हो, मेटालिक नेचर बताना हो, तो मेटालिक नेचर या रिड्यूसिंग नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आपको आयोनाइजेशन एनर्जीज दे रखी हैं तो जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा वो उतना ही कम रिड्यूसिंग नेचर वाला, उतना ही कम मेटालिक नेचर होगा। तो अगर हम ग्रुप की बात करें कि जी मतलब ग्रुप है और पी पीरियड में, तो ग्रुप में रिड्यूसिंग नेचर देखोगे या मेटालिक नेचर इंक्रीज होगा बच्चों, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, और पीरियड में ये डिक्रीज होगा रिड्यूसिंग नेचर। क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो मेटालिक नेचर अगर आपको बताना है तो पीरियड और ग्रुप में तो ऐसे बता सकते हैं। अब एक क्वेश्चन था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम दे रखी है, ये calculate the energy required to convert all atoms of aluminium to aluminium 3 plus present in 270 milligram of aluminium vapor। तो देखो बच्चों, पहले मैंने ये कहा कि एल्यूमिनियम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस मतलब एल्यूमिनियम से 3 प्लस बनने तक ये इतनी एनर्जीज चेंज आए होंगे। तो टोटल एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3 प्लस बनने की टोटल एनर्जी हो गई 5140 किलो जूल पर मोल। मीन्स 27 ग्राम एल्यूमिनियम जब आयोनाइज्ड होगा तब 5140 किलो जूल लगेगी। तो आपको दे रखा है 270 मिलीग्राम, मीन्स इतना ग्राम 270 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम, तो ये एनर्जी आई 51.40 किलो जूल। तो इस तरह के न्यूमेरिकल भी होते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी में। बैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन्स निकालना, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन का, रिड्यूसिंग मेटालिक नेचर बताना, समझ गए ना, स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट्स बताना। तो दो स्टेट की स्टेबिलिटी दे रखी है, तो दोनों स्टेट के बनने का डिफरेंस ले लें बच्चों, हायर से लोअर। अगर ये डिफरेंस 11.0 से नीचे आ रहा है तो ध्यान रखें हायर स्टेट होगी स्टेबल, और 16 से ज़्यादा है तो लोअर स्टेट, और दोनों के बीच में है तो डिस्प्रपोर्शनेशन स्टेट मिलेगी। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। इतना लिख दिया है मैंने कि इससे आपका कोई भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं जाएगी, कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए बहुत इजी गोइंग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लेंगे अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट में।